नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस टाइप की क्वेश्चन सीरीज लेकर चल रहे हैं आपके साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आपके सुपर टेट या फिर यूपी टेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि हम बेसिकली यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम्स में अंतर क्या होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हमेशा डाउट रहता है कि लगता है दोनों का जो सिलेबस है वो सिमिलर है। तो दोस्तों, यूपी टेट और सी टेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि यूपी टेट जो होता है आपका, वो उसमें से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। और सी टेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर थॉट बेस्ड होते हैं, यानी वहाँ पे आपको अपनी सोचने की जो क्षमता है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे अभ्यर्थियों में से हैं जो जनरली चीज़ों को रटना पसंद करते हैं, तो आपके लिए यूपी टेट का लेवल जो होगा वो ज़्यादा ईजी होगा। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं वो आपके सुपर टेट को ध्यान में रख कर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सुपर टेट है एक राज्य स्तर की परीक्षा और जो यूपी टेट है वो भी एक राज्य स्तर की परीक्षा है। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो सुपर टेट आपके लिए बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा तैयार करना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको तैयारी करनी है सुपर टेट की, तो आपको ध्यान में रखना होगा यूपी टेट का पैटर्न, और जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बिल्कुल ही सिमिलर होगा यूपी टेट के प्राइमरी के लेवल का, ठीक है। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आप सभी के लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी आपके सुपर टेट के एग्जाम्स में। और पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर हम जितने भी प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं उनमें से कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सुपर टेट के एग्जाम्स में देखने को मिले। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे जितने भी प्रश्न डिस्कस करते हैं उनके साथ में हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते चलते हैं, ताकि अगर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप उन्हें भी इजीली सॉल्व कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर के सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टारगेटेड वन को। और अगर आप हमारे साथ मिलकर डेली पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनर के माध्यम से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल 2021 शिक्षक भर्ती के साथ में, जहां पर आपको मिलेंगे डेली पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस, जिनको अटेंड करके आप अपने एग्जाम्स में यानी कि सुपर टेट की परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, थॉमसन ने प्रेरक को कितने भागों में विभाजित किया था। थॉमसन जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रेरक को कितने भागों में विभाजित किया था, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4 और ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है, थॉमसन ने जो प्रेरक हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। अच्छा, 2 भाग कौन से थे जिनमें थॉमसन ने विभाजित किया था? तो पहला है नेचुरल, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और दूसरा है आर्टिफिशियल। दोनों में अंतर क्या है ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो नेचुरल प्रेरक यानी कि जो नेचुरल प्रेरक में अगर आप देखें तो भूख, प्यास, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नेचुरल प्रेरक, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल की बात करी जाए तो आर्टिफिशियल प्रेरक वो सारे प्रेरक होते हैं जो बाहर से आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि हम आपको 5 रुपए देंगे, तो आप यहाँ पर, जैसे बच्चे को अगर आप कहते हैं कि हम 5 रुपए दे रहे हैं तो तुम हमारा ये काम कर दोगे, तो ये क्या हुआ? आर्टिफिशियल प्रेरक, क्योंकि बॉडी की जो आर्टिफिशियल प्रेरक है वो बच्चे की बॉडी के अंदर से अराइज नहीं हुआ, उसे बाहर से मिला, तो ये होता है आर्टिफिशियल प्रेरक। आई होप इतना जो कॉन्सेप्ट है प्रेरक का वो आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा जो है उसके बारे में आगे चल के करेंगे, जब हम कॉन्सेप्ट की क्लास आप सभी के सामने लेकर आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? आपको बताना है कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आवश्यकता,
ऑप्शन नंबर 2 है चालक, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोत्साहन और ऑप्शन नंबर 4 है प्रकाश। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रकाश। आवश्यकता देखें, चालक देखें और प्रोत्साहन देखें, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। लेकिन प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है, एक एनर्जी स्रोत के रूप में काम करता है। अगर प्रकाश नहीं भी हो और अगर आप इंटरनली अभिप्रेरित हैं तो आपका कार्य करने की जो स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है वैयक्तिक विभिन्नता किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। आपको बताना है कि वैयक्तिक विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो कॉन्सेप्ट किस साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 है गाल्टन, ऑप्शन नंबर 3 है क्रैशमर और ऑप्शन नंबर 4 है स्प्रिंगर। तो आपको ये बताना है कि वैयक्तिक विभिन्नता का टर्म सबसे पहले किसने दिया था। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन देखेंगे अपने सुपर टेट के एग्जाम्स में। तो सबसे पहला जो वैयक्तिक विभिन्नता का कॉन्सेप्ट था वो दिया गया था गाल्टन द्वारा। गाल्टन ही वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये स्टडी की थी कि हर व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, सबकी बनावट अलग होती है, यानी कि फिजिकल फीचर्स अलग होते हैं। इसके साथ साथ जो इंटरनल क्वालिटीज़ है जो कि आपके पर्सनालिटी के अंदर पाई जाती है, जैसे कि कोई थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का होता है, कोई बुद्धि में तेज़ होता है, कोई गाने में अच्छा होता है। तो ये सारी अलग अलग जो पर्सनालिटीज़ के अंदर क्वालिटीज़ पाई गई थी, इन सारी के ऊपर उन्होंने स्टडी किया था और कॉन्सेप्ट दिया था वैयक्तिक विभिन्नता का। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको वैयक्तिक विभिन्नता का कॉन्सेप्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है किशोरावस्था को सीखने का कठिन काल किसने कहा था। तो किशोरावस्था की अगर बात करी जाए तो कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो किशोरावस्था को लेकर के दिए गए हैं, जैसे तूफान की अवस्था है और वगैरह वगैरह। फिलहाल आपको ये बताना है कि सीखने का कठिन काल किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर 1 है बिने, ऑप्शन नंबर 2 है किल पैट्रिक, ऑप्शन नंबर 3 है टेलर और ऑप्शन नंबर 4 है सैंडलर। तो करेक्ट आंसर है आपका किशोरावस्था को कठिन काल कहा गया था किल पैट्रिक के द्वारा। अच्छा, सीखने का कठिन काल इसे क्यों कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस जो होते हैं वो जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि दिमाग का भटक जाना, दूसरी तरफ जो है वो माइंड का चले जाना, क्योंकि इस लेवल में जो होता है एनर्जी बच्चे के अंदर हायर लेवल की पाई जाती है और यहाँ पर सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता अगर देखी जाए तो वो शिशुओं में पाई जाती है, यानी कि बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है या सॉरी बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो वहाँ उसकी गति सीखने की सबसे ज़्यादा पाई जाती है और किशोरावस्था में मिडिल और सबसे ज़्यादा कम जो होती है स्पीड वो होती है बाल्यावस्था में। तो ये चीज़ें भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्पसेस से ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है गैगनी के सिद्धांत के किस स्तर में बालक में विभेदन की क्षमता आ जाती है। अगर आपने गैगनी के स्टेजेस पढ़े होंगे उनकी थ्योरी के, तो आपको पता होगा कि गैगनी ने कई सारे स्तर में डिवाइड किया था अपनी थ्योरी को। और पहला था उनका स्टिमुलस और लास्ट की स्टेजेस में आते आते बच्चे के अंदर धीरे धीरे टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, वो सक्षम हो जाता है चीज़ों को समझने को, चीज़ों को देखकर स्टिमुलस देने के, ठीक है, उनके बीच में अंतर करना, खुद से उस कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस करना जो उसने सीखा है और दो चीज़ों के बीच में अंतर करना। तो फिलहाल आपको प्रश्न के अनुसार ये बताना है कि रॉबर्ट गैगने के किस स्तर में बच्चे के अंदर विभेदीकरण की क्षमता आ जाती है, यानी कि बच्चा दो चीज़ों के बीच में अंतर करना सीख जाता है। जैसे अगर आपने दिखाया बच्चे को कि 4 पैर और 1 पूँछ वाली बिल्ली है, तो बच्चा अगर कुत्ते को भी देखता है तो उसे बिल्ली ही समझता है। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कैट एंड अ डॉग। तो वहाँ पर बच्चे को पता होना चाहिए कि 4 पैर और 1 पूँछ वाला कुत्ता भी हो सकता है। तो ये जो स्टेज है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो किस स्टेज में आया था रॉबर्ट गैगने के। तो ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नियम अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 है श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 है बहुविभेद अधिगम और ऑप्शन नंबर 4 है संकेत अधिगम। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बहुविभेद अधिगम। यानी कि एक ही तरह की चीज़ अगर आप सभी के सामने रखी जाए तो उनमें आप अंतर जो माइन्यूट डिफरेंस है उसे पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने पीपल का पत्ता रखा जाए, मनी प्लांट का पत्ता रखा जाए, ठीक है, और आपके सामने नीम का पत्ता रखा जाए तो कई सारे जो सारे पत्तों का कलर ग्रीन होता है, सभी के अंदर एक डंठल पाई जाती है, तो सिमिलैरिटी हुई।
लेकिन आप किस बेसिस पे अलग करेंगे, यानी कि विभेदीकरण की जो क्षमता है वो बहुविभेद अधिगम के स्तर में आती है रॉबर्ट गैगने के स्थान पे, ठीक है। यानी कि जो पत्तियां हैं, नीम की पत्ती छोटी होती है, ऑर्नामेंटेड उसके साइड्स होते हैं, जबकि पीपल की पत्ती देखेंगे तो हार्ट शेप्ड होती है। तो ये जो विभेदीकरण की क्षमता है, किस कैटेगरी पे आप कैटेगराइज करेंगे या क्लासिफाई करेंगे, ये आती है रॉबर्ट की जो स्टेज है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग वाली की स्टेज में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता का 4 स्तर का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रश्न है आपका सृजनात्मकता का 4 स्तर का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है क्रू एंड क्रू, ऑप्शन नंबर 2 है मैकडूगल, ऑप्शन नंबर 3 है कॉफमैन और ऑप्शन नंबर 4 है मैरी फील्ड। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है जो सृजनात्मकता के 4 स्तर का सिद्धांत था वो कॉफमैन के द्वारा दिया गया था। अच्छा, वो 4 स्तर कौन से हैं, 4 स्टेजेस कौन सी हैं? पहली स्टेज होती है प्रिपरेशन, दूसरी स्टेज होती है इंक्यूबेशन। अच्छा, प्रिपरेशन में क्या करते हैं? प्रिपरेशन स्टेज में कोई भी समस्या जो होती है उससे रिलेटेड जब जिसके पास भी समस्या होती है उस समस्या की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता है, उससे रिलेटेड रीजंस पैदा करता है और प्लान करता है कि किस तरीके से जो नई नई इन्फॉर्मेशन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पैदा करें, ठीक है। दूसरा स्तर होता है, दूसरा जो स्तर है वो है इंक्यूबेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो व्यक्ति है वो चिंतन करता है कि वहाँ पे जो व्यक्ति की जो निष्क्रियता होती है वो बढ़ जाती है, और ये जो अवस्था होती है काफ़ी लंबी होती है और छोटी प्रकार की दोनों हो सकती है। अगर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है तो अवस्था जो होती है छोटी होती है, अगर नहीं मिलता तो इस पर लगातार चिंतन करने की वजह से ये जो अवस्था है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। अच्छा, अगला जो स्तर है वो है प्रबोधन। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर अचानक से कोई आइडिया आ जाता है कि हाँ ये होता है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, और इसके बाद वो कई सारे तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करता है उस प्रॉब्लम को। और लास्ट जो होता है वो होता है प्रमाणीकरण, यानी कि वेरिफिकेशन। और इस स्टेज में जो व्यक्ति है वो समस्या के ऊपर जो उसने समाधान निकाला है उसको चेक करता है कि क्या इस समस्या के ऊपर ये समाधान काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये थे 4 स्तर सृजनात्मकता के जो दिए गए थे कॉफमैन के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और पूरी उम्मीद है कि आप इसे अपने या फिर यूपी टेट में देखें या फिर सुपर टेट में देखें। हालांकि आपको पता होगा कि 2019 का जो सुपर टेट का एग्ज़ाम था 6 जनवरी का, उसमें सृजनात्मकता से या जो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी है वहाँ से क्वेश्चन आया था। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम स्थानांतरण को कितने भागों में विभाजित किया गया था। यानी कि थॉर्नडाइक ने जो कॉन्सेप्ट दिया था अधिगम स्थानांतरण को, वो कितने भागों में उन्होंने विभाजित किया था। अधिगम स्थानांतरण मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम स्थानांतरण कुल 3 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। पहला कौन सा था? पहला था पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। जब आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज होती है, यानी पहले आपके पास कोई ज्ञान होता है, और जब आप नया ज्ञान सीखने जाते हैं तो जो पुराना आपके पास ज्ञान है यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है वो हेल्प करती है आपके नए ज्ञान सीखने में, तो ये होता है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक अधिगम। अच्छा, नेगेटिव लर्निंग यानी कि ऋणात्मक अधिगम क्या होता है? अगर कोई आपके पास पुराना ज्ञान है और वो एक बाधा के तौर पर काम करता है नया ज्ञान सीखने के तौर पे, तो ये जो होता है इसे कहा जाता है ऋणात्मक अधिगम। पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने साइकिल चलानी सीखी है और आप स्कूटर चलाने जाते हैं तो जो साइकिल चलाना होता है वो हेल्प करता है आपको स्कूटर चलाना सीखने में। ऋणात्मक अधिगम क्या है कि अगर आपने कभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पे खाना बनाते हैं तो आपने पकौड़े का जो बैटर है वो तैयार करा है, ठीक है, तो काफ़ी लूज़ होता है। नेक्स्ट टाइम आप गए आटा गूँथने के लिए, ठीक है, तो आपको तो याद था कि मैंने पिछली बार पानी ज़्यादा ऐड किया था तो वो थोड़ा सा पतला सा बैटर हो गया, लेकिन आप जब आटा गूँथने जाते हैं तो पानी डालने की वजह से जो होता है वो जो आटा है वो और ज़्यादा गीला हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? ऋणात्मक अधिगम, यानी कि जो जो प्रीवियस ज्ञान था वो नए ज्ञान सीखने में बाधित हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है नेगेटिव लर्निंग। अच्छा,
ज़ीरो लर्निंग क्या होती है, यानी कि शून्य अधिगम क्या होता है, जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में ना तो बाधा पैदा करता है और ना ही मदद करता है, तो ये जो होता है वो कहलाता है शून्य अधिगम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यानी कि थॉर्नडाइक ने जितने भी अधिगम के स्थानांतरण के जो प्रकार थे वो बताए थे, एक था पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और दूसरा तीसरा था ज़ीरो, यानी कि शून्य अधिगम, अधिगम स्थानांतरण। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शब्द सहचर्य विधि किसके द्वारा दी गई थी। शब्द सहचर्य विधि क्या है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है J.L. मेरिनो, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रायड, ऑप्शन नंबर 3 है लीकर्ट और ऑप्शन नंबर 4 है गाल्टन। तो जो करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि शब्द सहचर्य विधि किसके द्वारा दी गई थी, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 गाल्टन। गाल्टन ने दी थी शब्द सहचर्य विधि। अच्छा, ये है क्या? शब्द सहचर्य विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा इंसान की पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। कैसे? यहाँ पर करीब 100 कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, कोई भी विषय दे दिया जाएगा आपके सब्जेक्ट को, ठीक है, और वहाँ पर उसे 5 से 100 शब्दों के बीच में और जो शब्द हैं वो दिए जाते थे और वहाँ पर उन्हें लिखना पड़ता था, ठीक है, ताकि इंसान की यहाँ पे दिखे कि उसका इंटेलिजेंस कितना, उसकी पर्सनालिटी किस टाइप से उभर कर आती है। तो ये जो था शब्द सहचर्य विधि थी और जो गाल्टन के द्वारा बनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, स्पाइरल करिकुलम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है स्पाइरल करिकुलम, जो कि ज़्यादातर आप देखेंगे नहीं कि आपने कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा या फिर किसी बुक में भी, तो बहुत रेयर टॉपिक है जो जनरली आपको नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ स्पाइरल करिकुलम। तो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि स्पाइरल करिकुलम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है लियोपोल्ड बेलॉक, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रूनर, ऑप्शन नंबर 3 है स्किनर और ऑप्शन नंबर 4 है पियाजे। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ब्रूनर। ब्रूनर ही वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, ये स्पाइरल करिकुलम है क्या? स्पाइरल करिकुलम एक ऐसा फ्रेमवर्क उन्होंने बताया था, एक ऐसा करिकुलम का फ्रेमवर्क बताया था जिसके द्वारा, जैसे आपने स्प्रिंग देखी है ना, तो कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके करिकुलम का। कैसे? यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे को अगर कोई एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया, ठीक है, ए, तो बच्चे को क्या करेंगे, पहले वो कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, ठीक, और नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, उसी को रिवाइज करना है जो बच्चे ने सीखा, ठीक है। तब सीखने के बाद, रिवाइज करने के बाद बच्चा अगले लेवल पे पढ़ेगा जहाँ पे वो नए कॉन्सेप्ट को सीखेगा। फिर उसे क्या करना है, उसी समझे हुए कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करना है और फिर वो जा करके एक नया कॉन्सेप्ट सीखता है। यानी कि ये हुआ कॉन्सेप्ट ए, ये हुआ कॉन्सेप्ट बी, ये हुआ कॉन्सेप्ट सी और ये हुआ कॉन्सेप्ट डी। यानी कि बच्चा जब भी नई चीज़ की को सीखने की तरफ बढ़ता है तो उसे पुरानी चीज़ को रिवाइज करना है। तो यही कॉन्सेप्ट दिया गया था ब्रूनर के द्वारा और इसे उन्होंने नाम दिया था स्पाइरल करिकुलम। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्पाइरल करिकुलम। अगर इस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं आपके, क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि स्पाइरल करिकुलम में ब्रूनर ने किस पर फोकस किया था या किस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था, तो वो था पुनरावृत्ति के ऊपर, यानी कि चीज़ों को रिपीट करने के ऊपर, कि आपने जस्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसे आपको पढ़ के आगे तभी बढ़ना है जब आप उसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें बच्चों के हैबिट में बहुत कम आती हैं क्योंकि स्कूल में इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती कि कॉन्सेप्ट, अगर आपने बच्चे को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाया तब तक तो ठीक है, लेकिन बच्चा जब 5th क्लास क्रॉस करके आगे जाता है तो वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इवन 3rd क्लास के बाद भी ये चीज़ें रिपीट नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बुकिश लैंग्वेजेस में आप देखेंगे क्योंकि स्कूल में इसे अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के आखिरी प्रश्न के ऊपर। प्रश्न है, ब्रूनर के सिद्धांत की किस अवस्था में बालक मूर्त चीज़ों को देखकर सीखता है। आपको ये बताना है कि ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था अधिगम का, उसमें उनके किस सिद्धांत या किस अवस्था में बालक कोई भी सॉलिड चीज़ें या चीज़ें जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वो देख सकता है, उन्हीं चीज़ों को देखकर सीखता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आइकॉनिक, ऑप्शन नंबर 2 है इनएक्टिव, ऑप्शन नंबर 3 है सिंबॉलिक और ऑप्शन नंबर 4 है डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए थोड़ा सा ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में जानते हैं, फिर आप अब जो आप सक्षम हो जाएंगे खुद ही इस आंसर को देने में।
तो ब्रूनर का जो सिद्धांत था उन्होंने दिया था, सिद्धांत था इनका अधिगम की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है, जिसे डिस्कवरी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली अगर जेरोम ब्रूनर की बात करी जाए तो वे कॉग्निविस्टिक थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जिन्होंने स्टेजेस बताई थी कि बच्चा चीज़ों को किन स्टेजेस में यानी किन अवस्थाओं में सीखता है। तो उन्होंने बेसिकली 3 स्टेजेस बताई थी अधिगम की, लर्निंग की। उन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी। पहले बताई थी इनएक्टिव, दूसरी बताई थी आइकॉनिक, और तीसरी जो थी वो थी सिंबॉलिक। पहले स्टेज यानी कि इनएक्टिव में उन्होंने बताया था कि इस स्टेज में बच्चा चीज़ों को पटक कर, चीज़ों को टच कर कर, धक्का देकर, जो अपनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा ही सारी लर्निंग उसकी होती है। यानी कि अगर उस चीज़ों को पटकता है तो वो सीखता है कि हाँ चीज़ सॉलिड है। पानी की बॉटल गिराता है तो सीखता है कि हाँ प्लास्टिक की बॉटल है, इसके अंदर पानी गिराने पर प्लास्टिक की बॉटल पर कोई असर नहीं होता। तो यही कहलाती है इनएक्टिव स्टेज। और बच्चा इस एज में क्या करता है, चीज़ों को धक्का देकर या चीज़ों को टच कर कर, फील कर कर उनके बारे में लर्निंग इकट्ठा करता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में, तो बच्चे इस एज में क्या करते हैं कि जो ब्लॉक्स है उनको अरेंज करके या फिर कैलकुलेशन या बैकेस कैलकुलेशन के द्वारा चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इनएक्टिव स्टेज है उसकी एज कितनी है, तो इसकी एज लिमिट है 0 से 18 महीने, यानी कि 0 to 18 मंथ्स जो है वो एज होती है इनएक्टिव स्टेज की। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरी है आइकॉनिक स्टेज। तो आइकॉनिक स्टेज की जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 टू 6 ईयर्स, यानी 18 मंथ के बाद से 6 साल तक बच्चा रहता है आइकॉनिक स्टेज में। और इस स्टेज में बच्चा मूर्त चीज़ों को देखकर सीखता है। यानी कि अगर आप ध्यान देंगे तो अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर आप ABCD सिखाते हैं तो उस ABCD सिखाने के लिए आपको बुक की आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चे को अगर आप A फॉर एप्पल पढ़ाते हैं तो बच्चा बुक में सीखता है कि हाँ एप्पल का शेप कुछ इस टाइप का होता है, एप्पल रेड कलर का होता है, उसमें ग्रीन कलर की लीफ अटैच्ड होती है, ठीक है। यानी कि आप पिक्टोरियल फॉर्म में या किसी भी मॉडल की सहायता से जब बच्चे को लर्निंग करवाते हैं, अधिगम करवाते हैं, तो वो जो स्टेज होती है वो होती है आइकॉनिक। अच्छा, लास्ट स्टेज क्या होती है, तो लास्ट स्टेज है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक स्टेज काफ़ी ज़्यादा एज में देखने को, काफ़ी ज़्यादा मतलब 6 साल के बाद ये बच्चा जब 8th या 9th क्लास में जाता है, या या 7th या 8th क्लास में जब बच्चा होता है, तो इस स्टेज में क्या होता है, इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, उन सभी चीज़ों को समझ जाता है जो उसके टीचर ऑरली उसको बताते हैं। जैसे बच्चे के मन में कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन है उसका जो हाइड्रोजन यानी कि H2O जो फॉर्मूला होता है वो वाटर का होता है। वाटर अगर बच्चे को बताया जा रहा है कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं, तो बच्चे को क्लास में पानी का बॉटल या पानी ग्लास में दिखाना नहीं होता, क्योंकि वो मन में समझ जाता है कि पानी मीन्स क्या होता है और पानी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर वहाँ पे बच्चे को जो मेटल्स है उनकी प्योरीफिकेशन के प्रोसेस पढ़ाए जाते हैं, तो बच्चे को सच में कोई प्योरीफिकेशन का प्रोसेस या अपरेटस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फर्नेस दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि बच्चा अपने मन में सोच सकता है कि हाँ ये चीज़ जो होती है, ये प्योरीफिकेशन प्रोसेस जो होता है मेटल्स का होता है, और कैसे कैसे कितने टेम्परेचर पे जो मेटल्स है वो प्योरीफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है। सबसे कम एज में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम एज की जो अवस्था है वो इनएक्टिव अवस्था, इनएक्टिव स्टेज, जिसमें 0 से 18 महीने के बच्चे आते हैं, जहाँ पे बच्चा कॉन्क्रीट स्टेज में पाया जाता है, यानी चीज़ों को टच करके फील करके वो जो लर्निंग है उसकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइकॉनिक, जहाँ पे बच्चा मूर्ति चीज़ों को देखकर सीखता है। लास्ट है सिंबॉलिक, जो कि काफ़ी बड़ी एज में, यहाँ पे एज कितनी होती है 6 ईयर्स प्लस, यानी कि 6 साल के बाद की जो अवस्था है वो होती है सिंबॉलिक। यहाँ पे बच्चे को कुछ भी समझाने के लिए किसी भी डायग्राम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे जस्ट एक सिग्नल दिया जाता है या फिर कोई सिंबल दिया जाता है जिसके द्वारा बच्चा सीख जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बच्चे को मन में सिखाते हैं छोटे बच्चों को कि 2+2 क्या होते हैं 4, तो बच्चा या तो उसे उंगलियों पे काउंट करता है या मन में, या फिर लकीरें खींच खींच कर वो सीखता है कि हाँ 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वाइगॉत्स्की ने एक टर्म दिया था, वाइगॉत्स्की ने कहा था प्राइवेट स्पीच, और इसी को पियाजे ने टर्म दिया था, क्या दिया था, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। हालांकि पियाजे ने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने कहा कि ईगोसेंट्रिक जो स्पीच है इसका कोई भी महत्व नहीं होता कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। लेकिन वाइगॉत्स्की ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था प्राइवेट स्पीच के ऊपर।
तो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे थे ब्रूनर की। तो आई होप इतने जो कॉन्सेप्ट आप सभी को बताए गए हैं वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टारगेटेड वन को। और दोस्तों ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन। अगर आप इससे जुड़कर डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनर लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में 2021 शिक्षक भर्ती, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग से वीडियोस के साथ में और इंटरेस्टिंग से प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।